अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिका और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात, 17 साल से जारी जंग में एक अहम मोड़, खित्ते के लिए सफारती कोशिशों का हिस्सा रहने वाली साबिक अमरीकी सफीर से आज के शो में खुसूसी गुफ्तगू। प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिका में कांग्रेस के इंतखाबात की तैयारी, तवज्जो का मरकज सदर डोनाल्ड ट्रंप। वो सिक्योरिटी वाले हमारे लोगों को तंग करते। और दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड जहां दिलों की दूरियां भी मिट जाती हैं। तालिबान ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुज़िश्ता हफ्ते कतर में अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक की है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ़द की क़यादत जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीकी महकमा खारजा की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने की। तालिबान अहदेदार ने अपना नाम पोशीदा रखने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मुज़ाकरात का माहौल अच्छा था और तवज्जो सिर्फ मुस्तक़बिल में अमरीका और तालिबान के दरमियान राब्तों और मुलाकातों के लिए राह हमवार करने पर मरकूज़ रही। अमरीकी महकमा खारजा ने अफ़गान तालिबान के साथ मुलाकात से मुताल्लिक़ रिपोर्टों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। तालिबान का एक अरसे से मुतालबा था कि अमरीका उनसे बराह रास्त बातचीत करे, जबकि अमरीका का मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान अमल की क़यादत अफ़गान हुकूमत करेगी। तो क्या अब अमरीका अपनी पॉलिसी बदल रहा है? इसी बारे में हम बात करेंगे अपनी आज की मेहमान साबिक अमरीकी सफ़ीर रॉबिन रेफल से, जो कि पाक अफ़गान खित्ते में अमरीका की सिफारती कोशिशों का एक अहम हिस्सा रही हैं। एम्बेसडर रेफल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन आवर स्टूडियो। First things first, the US has been saying for a long time that the peace efforts in Afghanistan are going to be Afghan-led and Afghan-owned, and that we do not negotiate with terrorists. And now the US might be talking face-to-face with Afghan Taliban. How do these two statements match up? Well, first of all, Sarah, thank you very much. Always a pleasure to be here with you. I think that, first of all, U.S. officials have, on occasion over the past decade, talked with the Taliban. That's not really new, while it hasn't happened in recent years or months. While I can't confirm that this meeting actually took place, I don't think the Taliban would have announced it had it not. I think what's important to bear in mind is that everyone, the Afghan government, the United States, even the Taliban, are now saying there's no military solution to this conflict. There has to be a political negotiation, a negotiated settlement. And heretofore, over the last couple of years, one of the main obstacles is that the Taliban refused to talk to the Afghan government without first talking to the U.S. side. And I think it's quite likely that the U.S. side, the State Department and National Security system in Washington finally said, okay, if this is an obstacle, we're going to take it away. We're going to talk with the Taliban. All right. सो एम्बेसडर रेफल कहती हैं कि पहली बात यह है कि अमरीकी ओहदेदार माजी में भी अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत कर चुके हैं। इस मीटिंग की एम्बेसडर रेफल से भी किसी ने तस्दीक अभी तक नहीं की, लेकिन उनका यही मानना है कि तालिबान ज़राए ने जिस अंदाज से इसके बारे में बात की है, उसे यही लगता है कि यह मुलाकात हुई है। दोनों अतराफ़ के जो फ़रीक हैं, अमरीका हो गया, अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान, सभी ये तो तस्लीम करते हैं कि इस मसले का, अफ़गान जंग जो जारी है 17 साल से, उसका कोई अस्करी हल नहीं है। लेकिन एक बड़ी रुकावट मुज़ाकरात की राह में यही रही कि तालिबान का मुतालबा यह था कि वो अफ़गान हुकूमत से बात नहीं करेंगे बल्कि अमेरिका से ही बात करना चाहेंगे। तो अब अमेरिका ने इस रुकावट को हटाने में एक कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ जो महकमा जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है और उसके अलावा जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनका इस बारे में अब यही मौक़िफ़ है। Why could this not have been done a few years ago, several years ago? The office in Qatar has been open since 2012. A stalemate has been going on for a very long time. Why now? Well, I agree with you that a stalemate's been going on a long time, and it probably could have been done earlier, but I think there are a couple of things that really have brought this development to the fore. First of all, I think the policy starting in August of 2017, where the American troops stayed in Afghanistan and even increased a bit, actually helped the Taliban to realize that they weren't going to be able to wait the Americans out in the short or the medium term. So I think that helped. But another thing that I think has occurred to everybody, and particularly to the Taliban, is that there's a concern with all the fracturing in Afghanistan that Afghanistan could become like Syria.
And I think this worries the Taliban, it certainly worries the US government, and I'm sure to a degree the Afghan government as well. So this kind of focused the minds, that plus the fact that there's a stalemate, no military victory, that it was time. तो एक वजह यह कि ये मुज़ाकरात या ये बातचीत अब क्यों हो रही है, माजी में इससे पहले क्यों नहीं हो सकी, उसकी एक वजह एम्बेसडर रेफल की नज़र में यह है कि तालिबान को सदर ट्रंप की जो अफ़गान पॉलिसी है जो अगस्त 2017 में और अब 1 साल उसको होने वाला है, उसकी वजह से तालिबान को ये एहसास हो गया कि अमेरिका के जाने का इंतज़ार अब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सदर ट्रंप की जो पॉलिसी है वो कंडीशंस बेस्ड है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसको देख के हम करेंगे, किसी मुकर्ररा तारीख पे फोर्सेस को वापस बुलाने की अब बात अब नहीं होगी। और दूसरा खदशा यही था कि अफ़गान माशरे में जिस तरह से सियासी सतह पे और फ़िरक़ों में जिस तरह से तोड़ फोड़ हो रही है, जो टूट फूट हो रही है, अफ़गानिस्तान की कहीं सूरत हाल वही ना हो जाए जो शाम की सूरत हाल देखी जा रही है, तो उससे बचने के लिए भी could this now give Afghan Taliban this space to say that look, they could not win, they were here for 17 years with their weapons, they couldn't win, and look, finally they're sitting and talking to us. Does this give more sort of like a position of power to the Taliban, possibly? Well, I think one thing that's very important to recognize is there's a difference between talking and negotiating. I assume that what is going on in these meetings is talking about confidence-building measures, how you actually move to a negotiation with the Afghan government, and so on. So the Taliban can say, you know, whatever they like, but the fact is that the ultimate political discussion and resolution will still happen with the Afghan government. I think the Americans and the international community realizes very much that they can't decide what kind of government structure and so on Afghanistan should have. So एम्बेसडर रेफल का ये कहना है कि बातचीत में और मुज़ाकरात में फ़र्क है, और इस वक्त सूरत हाल ये कि अमेरिका राह हमवार करने की कोशिश करेगा अफ़गानिस्तान में अमन के लिए। ये बात यहाँ पे तस्लीम की जाती है कि अफ़गानिस्तान में जो सियासी हल होगा उसके बारे में अफ़गान तालिबान से अफ़गान हुकूमत ही बातचीत करेगी। We also want to talk a little bit about Pakistan's role. Of course, Pakistan has a lot at stake in all of this, and the US expects a lot from Pakistan. But it seems as if both sides continue to talk past each other. Can Pakistan deliver anything realistically in this beyond what they have already done? Well, I think it's very important that, particularly with a new civilian government in Pakistan, that there be a serious discussion about Pakistan's security requirements vis-a-vis Afghanistan. I think this has been discussed around the edges, but a serious engagement as to what it would actually take for Pakistan to adjust its approach to Afghanistan hasn't really happened in recent years, and that needs to be the basis of Pakistan deciding how it can adjust its policy in Afghanistan more to the liking of the government of Afghanistan and the international presence there. सो एम्बेसडर रेफल कहती हैं कि जहाँ तक पाकिस्तान के किरदार की बात है, अमेरिका को पाकिस्तान से संजीदा तौर पे ये गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी मुतालबात क्या हैं, और उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर ये एक्सपेक्टेशन डेवलप की जाए कि अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान से क्या चाह सकती है और अमेरिका पाकिस्तान से किस चीज़ का मुतालबा कर सकता है। वी टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान's next civilian government. The State Department issued a statement regarding Pakistan's elections, and the overview of that statement is that basically the US shares the concerns of the European Union Observation Commission, observers that came to Pakistan, and also the Human Rights Commission of Pakistan. And both of those entities had said that before polling happened, the atmosphere in Pakistan was not conducive to free and fair elections. Freedom of expression and freedom of association were both affected. And I'm also going to briefly let our viewers know exactly what the US State Department said. So overall, अमरीकी महकमा खारजा ने जो पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा गया है कि अमेरिका वोटिंग से पहले इंतखाबी अमल में मुदाखलत की कोशिशों पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और यूरोपीय मुबस्सिरों के नुक्ता नज़र की तायीद करता है, जिसके मुताबिक इंतखाबात से पहले आज़ादी इजहार राय और इंतखाबी मुहिम की राह में रुकावटें खड़ी की गई, और इसके अलावा इंतखाबात में उन अफराद की शमूलियत पर भी गहरे खदशात का इजहार किया गया है जिनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों से है।
And also the US expressed concern about people related to terrorist organizations and taking part in elections. Briefly, I just want to know, does this raise questions about the legitimacy of the government in Pakistan as far as Washington is concerned? And if yes, if the US does not consider this to be a legitimate government, how will they then proceed with working with Pakistan to resolve the conflict in Afghanistan? Well, first of all, I think the U.S. statement, the State Department statement, reflected a lot of what was being said in Islamabad and around the country in Pakistan about pre-poll interference with the election. That was nothing new. Everyone was talking about it. And it was natural and normal for the U.S., which didn't have its own observer mission, to follow the European Union lead. That's not surprising. But I think really the proof is going to be in the pudding. The statement did not imply that the U.S. would not work with this new government, and it wasn't really fundamentally questioning its legitimacy. And of course, it was correctly praising the fact that people in Pakistan go out to vote, despite security concerns and all the rest of it. So I wouldn't take that statement to mean that the U.S. government won't work with the new government. All right. But they have challenges, and they need to appoint a cabinet and really get moving quickly. Get moving, get the affairs sorted out. So Ambassador Rayfield का कहना है कि जहाँ तक अमरीकी महकमा खारजा की स्टेटमेंट का ताल्लुक है पाकिस्तान के इंतखाबात से मुताल्लिक, तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अमरीका का ऑब्जर्वर मिशन नहीं था पाकिस्तान में, जिसकी कोई बड़ी तादाद हो, तो इस वजह से उन्होंने जो दूसरों की स्टेटमेंट्स थी उन्हीं को कह लीजिए कि बेसिस बनाया अपनी स्टेटमेंट के लिए। लेकिन इससे ये जाहिर नहीं होता कि अमरीका पाकिस्तान की नई आने वाली हुकूमत पर सवालिया निशान लगा रहा है या उसके साथ काम नहीं करेगा। अमरीका ऐसी जो भी हुकूमत पाकिस्तान में अब बनती है उसके साथ काम करेगा और मामलात को आगे बढ़ाएगा। Ambassador Robin Rayfield, thank you very much for your time and for your insight. You're most welcome. पाकिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी है, जबकि यहाँ अमेरिका में कांग्रेस के इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वोटिंग यहाँ 6 नवंबर को होगी, यानी 100 से भी कम दिन रह गए हैं। तो ये इंतखाबात क्यों और कितने अहम हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे नदीम याकूब से। जी नदीम, क्या तफसीलात हैं? सारा आपने व्यूअर्स को बताना ये ज़रूरी है कि अमरीकी आइन के मुताबिक जो अमरीकी कांग्रेस है उसके इंतखाबात हर 2 बरस के बाद होते हैं, और आइन के मुताबिक जो ऐवान नुमाइंदगान के अरकान हैं उनकी मुद्दत 2 साल होती है, जबकि सैनेट के अरकान को 6 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। तो नवंबर में जो मिड टर्म होने जा रहे हैं उसमें ऐवान नुमाइंदगान की तमाम सीट्स यानी 435 सीटों पर और सैनेट की 1/3 यानी 35 सीटों पर इंतखाबात होंगे। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी को दोनों ऐवानों में अक्सरियत हासिल है, लेकिन डेमोक्रेट्स की कोशिश होगी कि कम से कम सैनेट में जो रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है, जिसका मार्जिन बहुत ही कम है, उसको ख़त्म किया जा सके। इस बारे में मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में रियासत मोंटाना में एक रैली से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने अपने हामियों पर जोर दिया कि वो रिपब्लिकन उम्मीदवारों की हमायत के लिए बड़ी तादाद में बाहर निकलें। We won't give in and we will never ever surrender. दूसरी जानिब सदर के हरीफ डेमोक्रेट्स भी इंतखाबात के लिए पुरजोर मुहिम चला रहे हैं। ऐवान नुमाइंदगान पर कंट्रोल के लिए लड़ाई बेहद अहम है और हकीकी मानों में इसका फैसला 1-2 नशिस्तों पर हार जीत से हो सकता है। अगर आप वो कर सकें जो मैं जानता हूँ कि आप कर सकते हैं, तो इस इंतखाब की सदा न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल करने के लिए डेमोक्रेट्स को तकरीबन 2 दर्जन और सैनेट में सिर्फ 2 नशिस्तों की ज़रूरत है। वस्त मुद्दती इंतखाबात में अमूमन वो पार्टी अच्छी कारकर्दगी दिखाती है जो व्हाइट हाउस से बाहर हो, और अब की बार तो डोनाल्ड ट्रंप खुसूसन डेमोक्रेट्स में नापसंदीदा सदर हैं। माहिरीन कहते हैं कि दोनों जमातें इन इंतखाबात को सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर रेफरेंडम ख्याल करती हैं। We've rarely had a president. ऐसा शाज़ो नादिर ही हुआ है कि कोई सदर वस्त मुद्दती इंतखाबात में इस तरह मरकजी हैसियत रखता हो और इंतखाब के लिए इतना अहम हो। राय आमा के एक ताज़ा जायजे के मुताबिक सदर ट्रंप की कारकर्दगी से 42% अमरीकी मुतमईन हैं, जबकि अब तक सदर ट्रंप की मकबूलियत की बुलंद तरीन शरह 45% तक पहुँच सकी है।
गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में जो रूस की मुदाखलत थी उसके बारे में उसकी वजह से सर ट्रंप जो हैं वो शुरू से ही प्रेशर में रहे हैं और ख़ास तौर पर जो महकमा इंसाफ के स्पेशल काउंसिल हैं रॉबर्ट मलर, उनकी तरफ से जो तहकीकात हो रही हैं, सर ट्रंप उन्हें खामखा के इल्ज़ाम तराशियाँ और मनफी प्रोपेगेंडा करार देते आ रहे हैं। अपनी ताज़ा ट्वीट्स में उन्होंने एक बार फिर रॉबर्ट मलर को तनकीद का निशाना बनाया है और अपने गुस्से का इजहार किया है। जी सर। और अब देखना ये है कि इन तहकीकात का मिड टर्म इलेक्शन पे क्या असर पड़ता है। नदीम याकूब हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। और अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ देखते हैं हमारे आज के वर्ल्ड व्यू में। 30 साल तक जिम्बाब्वे के सदर रहने वाले रॉबर्ट मुगाबे की बरतरफी के बाद मुल्क में पहले सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। मुगाबे के साबिक इत्तेहादी और मौजूदा सदर एमरसन नंगाग्वा और 40 साला नेल्सन कामिस्का के दरमियान मुकाबला है। रॉबर्ट मुगाबे ने इंतखाबात में फौजी मुदाखलत के इल्जामात लगाए हैं, जिसकी सदर नंगाग्वा ने तरदीद की है। 2014 में लापता होने वाले मलेशिया के मुसाफिर तैयारे MH370 से मुतालिक आज़ाद तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक तैयारे के अगवा का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में मलेशिया की सरकारी मौक़िफ़ को दोहराया गया है कि जहाज़ को जानबूझकर इसके रास्ते से हटाया गया, लेकिन साथ ही मलेशियन हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया है कि इसकी कमजोरियों ने मामले को मज़ीद पुरअसरार बना दिया। मार्च 2014 में गुम होने वाले तैयारे में 239 अफराद सवार थे। सयाहों में मकबूल इंडोनेशिया के जजीरे में इतवार को आने वाले ज़िलज़िले से अब तक कम से कम 16 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 300 से ज़ायद जख्मी हैं। रिंजानी पहाड़ पर फंसे 700 ट्रैकर्स को बचाने की कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में ट्रैकर्स पैदल वापस जा रहे हैं। ज़िलज़िले की शिद्दत 6.4 थी, जिसके बाद अब तक 124 छोटे बड़े झटके महसूस किए गए हैं। कैलिफोर्निया में लगने वाली जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग से कम 6 अफराद हलाक और 600 घर जलकर तबाह हो चुके हैं। 12,000 का अमला 1 लाख एकड़ रकबे पर फैली आग बुझाने में मसरूफ है। अब तक 38,000 अफराद को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। आज इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान तीसरे से दूसरे दर्जे के मुल्कों में शामिल हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि जबरी मुशक्क़त और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात के कुछ मस्बत नताइज सामने आए हैं। तहम अब भी बड़े पैमाने पर मर्द, औरतें और बच्चे इस मुजरिमाना फेल का शिकार हो रहे हैं। आज इसी मौजू पर हम मज़ीद बात करेंगे बच्चों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड या स्पार्क की प्रोग्राम डेवलपमेंट मैनेजर आसिया आरिफ से, जो इस वक्त बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। आसिया, वेलकम टू व्यू 360। पाकिस्तान को भी हाल ही में जो अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट सामने आई, उसमें एक ऐसा मुल्क करार दिया गया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रास्ता भी है और मंजिल भी। बच्चों की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो पाकिस्तान में उन्हें कितने बड़े ख़तरे का सामना है और इसके बारे में आदाद शुमार जमा करना कितना बड़ा चैलेंज है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। बच्चों की जहाँ तक बात है तो बच्चे सबसे ज़्यादा एक तो वल्नरेबल हैं, दूसरा उनके पास से ही नहीं है। तो इस वजह से जो बच्चा आपका ट्रैफिकिंग के उस पर है, और एंड ऑब्वियसली ट्रैफिकिंग की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जी इसमें किसी किस्म का कंसेंट शामिल नहीं होता है। बच्चे बहुत वल्नरेबल है, दे आर हाईली वल्नरेबल। और इसमें थोड़ा सा एक इशू बहरहाल आता है कि हमारे पास गवर्नमेंट बैक डेटा नहीं होता। NGOs का जो डेटा है वो डेटा आई वुड नॉट से कि वो मतलब ये कि रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन ये कि आप जब किसी भी फोरम पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेटा बाय किया जाता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट का डेटा यहाँ पे मिसिंग है। ILO के एस्टिमेट्स हैं, कुछ लोकल NGOs के एस्टिमेट्स हैं, बट डेटा ना होना, एविडेंस ना होना एक बेसिक इशू है। काफ़ी पुराना डेटा था कि जी बॉन्डेड लेबर में खाली 1.8 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं, उसमें बच्चों की क्या प्रोपोर्शन है ये बताना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल डेटा क्यों नहीं है? क्या इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट इस मामले को ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रही, जो उसकी प्रायोरिटीज़ में से नहीं है? क्या वजह आपके ख्याल में? जी, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में से आप कह सकते हैं कि जो इशू है ट्रैफिक, शायद ये साइड लाइन प्रायोरिटी है, शायद बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पे नहीं आने पाई है। लेकिन रिसेंटली इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन हुई है जिसमें कुछ बेहतरी आई है। जैसे पाकिस्तान में पहले एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग थी, पैक्टो, इंटरनल ट्रैफिकिंग का लॉ नहीं था, सिर्फ FIA एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग को डील कर रही थी। अब मोर रिसेंटली, लेकिन ये बिल्कुल रिसेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जी कुछ प्रोग्रेस हुई है कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल रिसेंट है, 2017-18 की
की डेवलपमेंट है कि इंटरनेट ट्रैफिकिंग को भी इसके एम्बिट में लाया गया, ट्रैफिकिंग के एम्बिट में लाया गया। लेकिन अब इस पे डेटा की जहाँ तक आपने बात की, डेटा इसलिए भी मिसिंग है कि कहीं कहीं पे मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हैं या साइड लाइन प्रायोरिटीज़ हैं। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान में 1996 के बाद से जब चाइल्ड लेबर सर्वे भी तक नहीं होने पाया, क्योंकि अब तो 18वीं तरमीम आ गई। 18वीं तरमीम के बाद ये है कि जी आप हर प्रोविंस अपने तौर पे चाइल्ड लेबर सर्वे के लिए कमिट तो कर रहा है, ठीक है, NGOs के साथ, अवाम के साथ, लेकिन आप देखिए चाइल्ड लेबर सर्वे का नहीं आने पाया, तो यहाँ पे ट्रैफिकिंग तो बहुत बड़ा फिर एक डिफरेंट सा टॉपिक है। ब्रीफली अगर मुख्तसरन आप मुझे सिर्फ ये बता सकें कि जो कानून जिसका जिक्र आपने किया वो बच्चों को किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, कितना मजबूत आप उस कानून को देखती हैं? कानून के ऊपर बहरहाल अभी इसके ऊपर कुछ बातें हैं, कुछ डिस्कशंस भी हो रही है, लेकिन बहरहाल हम इसको NGO सेक्टर इसको बहरहाल एक पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसको एक पॉजिटिव अंदाज में देखता है। इस पर अभी तक तो ये है कि जी आपका जो एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग लॉ है, दैट इज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया है। उसमें आपको 7 से 14 साल तक की सज़ा दे सकते हैं अगर वो बंदा और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा जिसके पास तो यानी बच्चों को निशाना बनाने वालों के लिए सजाएं भी हैं। आसिया आरिफ हमारे साथ ही बज़रिया स्काइप स्पार्क के साथ काम करती हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आज के इसी दिन के हवाले से आप खुसूसी मज़ामीन और इंटरव्यूज़ पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और इस वेबसाइट पे आप जब चाहें दुनिया भर में रोनमा होने वाले अहम वाक़यात की मालूमात भी बर वक्त हासिल कर सकते हैं। खेल कोई भी हो, दूरियां ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसकी एक मिसाल गिलगित में खेले जाने वाली फ्री स्टाइल पोलो है। ये खेल लोगों को कैसे एक दूसरे के करीब ला रहा है, जानने के लिए चलते हैं शिंदूर उमर फारूक के साथ। डिस्टेंस है 2 और 8 के दरमियान। गिलगित बिल्तिस्तान और खैबर पुख्तूनख्वा के बॉर्डर पर शंदूर का पोलो ग्राउंड सतह समंदर से 12,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है, जहां हर साल चतराल और गिलगित की टीमों के माबेन 1936 से बाकायदगी से पोलो टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है। गिलगित 2008 से 2016 तक शिया सुनी फसादात से शदीद मुतासिर रहा है। 2008 के बाद हालात काफ़ी ख़राब थे गिलगित में। उसके बाद शिया अलग रहते थे, सुन्नी अलग रहते थे। जब पोलो ग्राउंड में पोलो होते थे तो ये सारे इकट्ठे बैठ जाते थे। गिलगित में पोलो की वजह से सारे ये ख़त्म हो गया है। ये इधर जो उधर ग्राउंड बैठे हैं ये सारे मेरे ख्याल में शिया सुन्नी इस्माइलिया सारे इकट्ठे हैं। पोलो ने यहाँ के लोगों को किसी मजहबी, लिसानी, इलाकाई और फ़िरके के ताल्लुक़ से मुंसलिक तासुब से हटकर एक साथ बैठने का मौका फराहम किया है। मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं आगाखानी हूँ, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं होता है। दे आर जीबियंस, ठीक है। वो गिलगित बल्तिस्तान के होते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के सपोर्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है। बेशक ये एक टगावार है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि यार ये इंटर रिलीजियस हार्मनी जो है, सेक्ट हार्मनी जो है, उसको इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है, मोटिवेट करता है लोगों को। शंदूर में मुनक्किदा फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली चतराल पोलो टीम के कप्तान सिकंदरुल मुल्क अमन व अमान बेहतर होने से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि कई साल बाद यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। हमें अगर तकलीफ होती है तो टेररिज्म के हवाले से जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त होता है वो सिक्योरिटी वाले हमारे लोगों को तंग करते हैं। उनकी मजबूरी है कि वो अपना नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम लोग तंग आते हैं और लोग 2-3 सालों से यहाँ नहीं आ रहे थे। इस दफ़ा कुछ फैसिलिटीज़ मिली हैं, लोगों को ज़रा आज़ाद माहौल दिया है, तो अब देखें क्राउड कैसा आ रहा है। गिलगित और चित्राल में खेली जाने वाली पोलो आज़ादाना अंदाज से खेली जाती है, यानी कि इसमें कोई रेफरी या अंपायर नहीं होता और खिलाड़ी किसी ज़ाब्ते का पाबंद नहीं होता, मगर इसके बावजूद ये खेल लोगों के दिलों को मिलाने में कारगर साबित हुई है। उमर फारूक, उर्दू VOA, शंदूर। यह था हमारा आज का व्यू 360। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।